हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगे लेक्चर स्टार्ट करेंगे और टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात करेंगे। टैक्सोनॉमिकल एड मतलब कि अगर हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ कर रहे हैं तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म चाहिए। मतलब ऑर्गेनिज्म को करेक्टली हम डिस्क्राइब करें, आइडेंटिफाई करें, क्लासिफाई करें, और उसके लिए हमको स्पेसिमेन चाहिए। और न केवल स्पेसिमेन चाहिए बल्कि डिटेल्ड स्टडी चाहिए, डिटेल्ड फील्ड स्टडी चाहिए, डिटेल्ड लेबोरेटरी स्टडी चाहिए। इन सब के लिए हमारे साइंटिस्ट ने कुछ करेक्ट प्रोसीजर्स बताएं ताकि हर जगह अलग अलग वेरी ना करें। कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर सकें, और स्पेसिमेन जब अच्छे से प्रिजर्व रहेगा तो उसके करेक्टली डिस्क्राइब कर सकें। तो ये टैक्सोनॉमिकल एड वही करेक्ट प्रोसीजर्स और टेक्निक्स हैं। तो सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन। स्पेसिमेन और इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स एस्टैब्लिश्ड किए गए हैं। यही टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स में मतलब जो मदद करते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं, सबसे पहले हर्बेरियम, फिर बॉटनिकल गार्डन, फिर जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, फ्लोरा, कैटलॉग्स, ये सारे हैं। तो एक एक करके कीज, ऑफ कोर्स कीज, तो एक एक देख लेते हैं। सबसे पहला है हर्बेरियम, दूसरा है बॉटनिकल गार्डन, तीसरा है जूलॉजिकल पार्क, नेक्स्ट म्यूजियम, फिर टैक्सोनॉमिकल कीज जिसको डाइकोटोमस कीज भी कई बार बोल देते हैं, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, फ्लोरा, पीरियोडिकल्स एंड कैटलॉग। ये 9 नाम मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हैं। चूंकि ये आपको नीट में तो नहीं लेकिन 11th में ये टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। लॉन्ग 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये सारे नाम हमको याद रखने चाहिए। तो मेरे साथ एक बार रिकॉल कर लेंगे। पहला हर्बेरियम, दूसरा बॉटनिकल गार्डन, तीसरा जूलॉजी। इनका सीरीज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मैं ऐसे ही आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं। हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम्स, चौथा, पांचवां टैक्सोनॉमिकल कीज, छठा मैनुअल्स, सातवां मोनोग्राफ, आठवां फ्लोरा, नौवां पीरियोडिकल्स एंड कैटलॉग्स। ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले है हर्बेरियम। हर्बेरियम जो यूपी बोर्ड से बच्चे रहे हैं, अभी एनसीईआरटी में तो उतना जोर नहीं दिया जाता, हालांकि वहां भी जोर रहता है। तो वहां पर हर्बेरियम फाइल बनाई जाती है। हर्बेरियम फाइल सभी बच्चे जानते हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये हर्बेरियम फाइल जैसे बनाया जाता है वो वहीं से लिया गया है। इसमें स्पेसिमेन को, प्लांट स्पेसिमेन को क्या करते हैं, खासकर उसके वो पार्ट जो बड़े, जैसे फ्रूट वगैरह नहीं, इसके लीव्स हैं, फ्लावर हैं, इन सबको पार्ट को, इन्फ्लोरेसेंस है, तो इनको ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है फिर उसको, ताकि वो खराब ना हो। और उसके बाद उस हर्बेरियम शीट के ऊपर हम कुछ इंफॉर्मेशन लेवल करते हैं, जैसे कि डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहां से लिया है, प्लांट का लोकल नेम क्या है, इंग्लिश का नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, ये लेते हैं। साथ में कलेक्टर का नाम लेते हैं, उसकी फैमिली, प्लांट की ऑफ कोर्स फैमिली रखते हैं, ये सब ये डिटेल करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो हर्बेरियम दरअसल वही है, बट यहाँ पे हर्बेरियम जो होता है बहुत बड़े, मतलब वहाँ स्पीसीज के कलेक्शन, स्पीसीज के नंबर ऑफ स्पीसीज के हर्बेरियम फाइल्स बहुत बड़ा रहता है। जैसे इंडिया के अंदर लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो कोलकाता में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन का। अपने आप में लखनऊ में NBRI, उसका भी अच्छा खासा बड़ा है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा आपको रॉयल बॉटनिकल गार्डन के अंदर हर्बेरियम मिल जाएगा। तो हर्बेरियम सबसे पहले क्या है, इट इज स्टोर हाउस ऑफ डेड, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड, डेड, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन ऑन पेपर शीट।
पेपर शीट पे डेड ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन लेते हैं। पेपर का साइज कोई फिक्स ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं लिखा रहता है 29 to 41 सेंटीमीटर। तो ऑन एन एवरेज हम अगर बात करें, हालांकि कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन 45 by 30 सेंटीमीटर के, 45 लेंथ और 30 सेंटीमीटर चौड़ा, ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं लगभग इतना, ऐसा कोई फिक्स वाला कि नहीं है। उसके बाद स्पेसिमेन खराब ना हो जाए इसलिए उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। डिसइंफेक्ट करने के लिए कोई भी जैसे डाइल्यूट मर्क्यूरी क्लोराइड हम यूज कर सकते हैं, डीडीटी यूज कर सकते हैं, तो उसे डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि खराब ना हो। उसके बाद शीट कंटेन्स लेबल्स हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कॉमन नेम, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, मतलब कॉमन या लोकल नेम, इंग्लिश नेम एंड बॉटनिकल नेम उसका होना चाहिए। साथ में उसकी फैमिली, प्लांट की फैमिली क्या है, इस तरीके के नेम, साथ में कलेक्टर नेम, जो जिसने कलेक्ट किया उसका नेम, ये सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। और ये इससे नीट से क्वेश्चन आ चुका है इस पॉइंट पे। और शीट्स को फिर हर्बेरियम जो शीट्स हैं जो हैं उनको किसी भी एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, जिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अरेंज किया गया है। लेकिन इंडिया के अंदर जो हर्बेरिया है ज्यादातर बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग अरेंज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, ये याद रखें, बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग अरेंज। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर इंडिया के हर्बेरियम को अरेंज करते हैं। अब जो स्पेसिमेन टाइप को कलेक्ट किया जाता है हर्बेरियम में, उसके लिए टाइप स्पेसिफिकेशन है, टाइप नेम है, कैसा कैसा टाइप होगा। तो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, 11th वाले ये इसको भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे नीट की तैयारी करने वाले हैं तो आप इसको जरूर याद रखें। बहुत सारे टाइप है टाइप में, लेकिन हम जो केवल उन्हीं की बात करेंगे जो नीट में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होलो टाइप, HOLO, होलो टाइप। होलो टाइप दरअसल स्पीसीज की टाइप स्पेसिमेन है, ओरिजिनल, जिसको ऑथर ने अपने ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में शामिल किया है, तो इसको हम नॉमेनक्लेचर टाइप कहते हैं। तो होलो टाइप इज नॉमेनक्लेचर टाइप, इंपॉर्टेंट है, जिसको ऑथर ने ओरिजिनली डिस्क्राइब किया था अपने। होलो टाइप इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइसोटाइप। आइसोटाइप को ऐसे समझें आप जैसे जिस ट्री की ब्रांच से, जिस ट्री से निकाला गया होलोटाइप लिया, उसी के किसी दूसरी ब्रांच से जो निकाल लिया गया, कोई लीफ है या कोई फ्लावर है उसी ट्री की दूसरी ब्रांच से, तो वो आइसोटाइप होगा। होलोटाइप का ही भाई समझ लें आप। तो डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप, आइसोटाइप इज डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप, या लाइक अगर हम अनदर ब्रांच ऑफ ट्री से उसको ले, बिल्कुल। इसके बाद पैराटाइप। पैराटाइप क्या है, अगर ऑथर ने अपने डिस्क्रिप्शन में होलोटाइप के साथ साथ उसको जरूरत पड़ी और किसी और उसी का दूसरा स्पेसिमेन यूज किया है होलोटाइप के अलावा, तो उसको पैराटाइप कहते हैं। एनी अदर स्पेसिमेन डिस्क्राइब्ड अलोंग विद होलोटाइप, ये पैराटाइप है। इसके बाद नियोटाइप। जब कभी भी होलोटाइप खत्म हो जाए, खराब हो जाए, मिसिंग हो जाए, तो उसकी जगह न्यू नॉमेनक्लेचर टाइप, उस स्पीसीज की जो न्यू नॉमेनक्लेचर टाइप होती है होलोटाइप के मिसिंग की कंडीशन में, उसको हम नियोटाइप बोलते हैं। नाम ही में नियो है, तो न्यू नॉमेनक्लेचर टाइप व्हेन ओरिजिनल मटेरियल इज मिसिंग। तो ये कुछ टाइप स्पेसिफिकेशन है जो कि जिसमें आपको होलोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आइसोटाइप पूछा जाता है, नियोटाइप पूछा जाता है। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, सिनटाइप है, लेक्टोटाइप है, टेक्टोटाइप है, बहुत सारे हैं, तो वो हमारे काम के नहीं है, इसलिए हम डिटेल में उनकी बात नहीं कर रहे। फिलहाल मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा सा टाइम, आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे हर्बेरियम के बाद हम बात करेंगे बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन जो है वहाँ कलेक्शन ऑफ प्लांट लिविंग प्लांट स्पेसिमेन होते हैं फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज, फॉर आइडेंटिफिकेशन टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए बॉटनिकल गार्डन में कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स होते हैं। तो ये ध्यान रखें, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। जो भी प्लांट वहाँ हैं उनको लेबल किया जाता है, प्रॉपर लेबलिंग की जाती है ताकि लोगों को पता चल सके। व्यूअर भी जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए, वीक में 1 या 2 दिन खुलता है वो देखने के लिए बॉटनिकल गार्डन, ताकि बाकी लोग जा सकें और नेचर से इंटरैक्ट कर सकें। तो
इसमें जो भी इस प्लांट स्पीसीज हैं उनको प्रॉपर उनका जो साइंटिफिक नेम है वो लिखा जाता है, उसके नीचे उसकी फैमिली का नेम या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी लिखी जा सकती हैं, तो ये लेबलिंग की जाती है उसकी। जो बॉटनिकल गार्डन है, इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन, जो दुनिया में का ओल्डेस्ट जो हिस्ट्री है, ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, हालांकि अब वो नहीं है, बट वो लगभग 16th सेंचुरी में बना था, इटली में पीसा में बना था। तो ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन वॉज इन पीसा, इटली। ये 16th सेंचुरी में बना था, आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं, अब नहीं है ये। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन, एक बहुत इंपॉर्टेंट है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि इंग्लैंड के क्यू में है, क्यू इंग्लैंड, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्वेश्चन वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लिविंग प्लांट स्पीसीज की सबसे ज्यादा कलेक्शन यहीं पर है। माना जाता है कि सबसे बड़ा हर्बेरिया भी यहाँ पर है, लेकिन लिविंग प्लांट स्पीसीज का कलेक्शन नो डाउट सबसे ज्यादा रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में। ऑल्दो इससे बड़े बॉटनिकल गार्डन मॉस्को का है, एक मिडिल ईस्ट में बॉटनिकल गार्डन बन रहा है, उसका भी एरिया इससे ज़्यादा है, लेकिन अब हालांकि वो अभी खुला नहीं है। बट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कि कोलकाता में, सिरपुर कोलकाता में है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये इंडिया में लार्जेस्ट है। आप देख सकते हैं लार्जेस्ट इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। और इसमें इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा हर्बेरिया है वो भी हर्बेरिया यहीं पर है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन में लॉर्जेस्ट हर्बेरिया है यहाँ पर, और लार्जेस्ट इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद एक क्वेश्चन, एक लखनऊ, यूपी के अंदर भी है, हमारे लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जिसका नया नाम है, जिसके नेशनल बॉटनिकल गार्डन के अंदर ही नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो कई बार नेशनल बॉटनिकल गार्डन को NBRI बोला जाता है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब आज से कुछ साल पहले CPMT हुआ करता था, तो CPMT में एक क्वेश्चन NBRI की लोकेशन आ चुकी है, NBRI कहाँ लोकेटेड है, तो आप ध्यान रखेंगे लखनऊ, यूपी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से आया है, लेकिन इसका पुराना नाम नेशनल बॉटनिकल गार्डन है। ठीक है, इसके बाद एक और है इंपॉर्टेंट है लॉयड बॉटनिकल गार्डन, लॉयड बॉटनिकल गार्डन, ये दार्जिलिंग में है। तो लॉयड बॉटनिकल गार्डन, हालांकि ये कम पूछा गया, तो ये तीन आपको याद रखने हैं, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड का, इंडियन बॉटनिकल गार्डन सिरपुर कोलकाता, और नेशनल बॉटनिकल गार्डन या NBRI लखनऊ का। ठीक है, तो ये बॉटनिकल गार्डन है। इसके बाद अगला जो टैक्सोनॉमिक एड आता है वो है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, ताकि उनको ह्यूमन केयर में रखा जाता है, ताकि उनको उनके ऊपर स्टडी किया जा सके, या उनका बिहेवियर देखा जा सके, या मेटिंग का ऐसा करते हैं इस तरीके से, उनके फीडिंग हैबिट्स क्या हैं, फीडिंग हैबिट के अलावा मेटिंग हैबिट्स क्या हैं, इन सब के ऊपर स्टडी किया जा सके। तो ये जूलॉजिकल पार्क्स हैं। इसके अंदर जो आप कॉमनली जूज जानते हैं, तो ये मतलब आम जनता के लिए भी खुला रहता है जाने के लिए, ताकि वो वाइल्ड लाइफ से इंटरेक्ट कर सके, समझ सके, और उनको फील हो, अपने जैसा फील हो, तो इसलिए खुला जाता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क एक खास बात है, बहुत सारी एनिमल्स के इंडेंजर्ड स्पीसीज, ध्यान रखें कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर में देखेंगे, बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जो एक्सटिंक्शन की कगार पर, कुछ तो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, जो कि अभी तक के सारे एक्सटिंक्शन से फास्ट है। तो ऐसे में बहुत सारी एनिमल स्पीसीज हैं जिनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है, यूनेस्को ने रखा है अपने रेड लिस्ट में, रेड डेटा बुक में रखा हुआ है। तो ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इनको कई बार जूलॉजिकल पार्क्स में रखा जाता है, जू में रखा जाता है, और कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए, ताकि कैप्चर मतलब वहीं पर ब्रीड कर सके और उनका तादाद, उनका नंबर बढ़ सके, और फिर उनके जो नंबर बढ़े उनको फिर जंगल में ले जाए छोड़े, ताकि उनकी आबादी बढ़ सके। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने में भी जूलॉजिकल पार्क का एक अच्छा खासा रोल है। जैसे कि व्हाइट टाइगर को, चीता आजकल नेचुरल हैबिटेट में तो चीता बचा ही नहीं है, वो जो भी बचा है वो ह्यूमन प्रोटेक्शन में बचा हुआ है, जूलॉजिकल पार्क में बचा हुआ है, तो उनको भी बचाने की कोशिश की जा रही है इसके तहत। तो ये इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क इंडेंजर्ड स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद अगला टैक्सोनॉमिकल एड है, वो है म्यूजियम।
ऑल द म्यूजियम आप अक्सर नाम सुनते होंगे, यहाँ आर्ट या एंटिक्विटी मतलब एंटीक जो चीज़ें हैं या फिर नेचुरल हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है। म्यूजियम हम इसलिए जानते हैं, लेकिन हम यहाँ बायो की बात कर रहे हैं। तो बायो के लिए, बायोलॉजी के लिए, जीव विज्ञान के लिए जो म्यूजियम है वहाँ पर उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है दे हैव, मतलब म्यूजियम्स, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट, डेड, ध्यान रखें लिविंग नहीं है, ये डेड है, एनिमल एंड प्लांट स्पेसिमेन, प्रिजर्व्ड एनिमल एंड प्लांट स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, स्टडी के लिए या रेफरेंस के लिए म्यूजियम्स में कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड, ध्यान रखिए ये लिविंग नहीं है, प्रिजर्व्ड एनिमल एंड प्लांट स्पेसिमेंस यहाँ पर होते हैं स्टडी और रेफरेंस के लिए। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ध्यान रखिए, प्लांट्स के वो पार्ट ही यहाँ रखे जाते हैं जो हर्बेरिया में नहीं रखे जा सकते। अगर हर्बेरिया में रखा जा सकता है तो यहाँ म्यूजियम में क्यों रखा जाएगा? प्लांट के वही पार्ट रखे जाते हैं। जो एनिमल्स है, एनिमल्स को यूजुअली 3 फॉर्म में रखा जाता है यहाँ पर। एक है कि किसी केमिकल में प्रिजर्व करके, जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं या कोई ऐसी चीज है उसको केमिकल्स में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस होते हैं उनमें प्रिजर्व करके रखा जाता है। दूसरा उनके स्केलेटन को रखा जाए, जैसे आप सभी जानते हैं डायनासोर का स्केलेटन एक्सकैवेट किया गया है अलग अलग जगह। हम अपनी ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो अलग अलग ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और बहुत सारे निएंडरथल और क्रोमैग्नन, ये सब मैन मिले हैं। तो इनके कंकाल अलग अलग जगह, स्केलेटन जो भी मिले हैं या फॉसिल्स जो भी मिले हैं, उनको प्रिजर्व करके म्यूजियम में स्टडी के बाद रखा जाता है और फ्यूचर स्टडी के लिए भी रखा जाता है। तो स्केलेटन किसी का भी हो सकता है, किसी का भी, जरूरी नहीं है ये फॉसिल का ही मिले। मतलब लिविंग भी जो है, लिविंग मतलब प्रेजेंट टाइम में लिविंग है, बट वो तो जिसका स्केलेटन है वो तो ऑलरेडी डेड होगा, तो स्केलेटन रखा जा सकता है। इसके अलावा जो लार्ज एनिमल्स हैं जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनके जो स्पेसिमेन है, इनकी खाल के अंदर कुछ भर के, घास फूस टाइप का कुछ भर के, तो उसको बोलते हैं स्टफ्ड स्पेसिमेन। तो 3 फॉर्म में एनिमल्स को रखा जाता है, प्रिजर्व्ड केमिकल्स, स्केलेटन एंड स्टफ्ड स्पेसिमेंस, जिसमें बर्ड्स और मैमल्स को, लार्ज एनिमल्स को स्टफ्ड फॉर्म में रखा जाता है। जो इंसेक्ट्स हैं उनको, इंसेक्ट्स के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं, तो उनको इंसेक्ट बॉक्सेस बना लेते हैं, उसमें इंसेक्ट को पकड़ते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर कलेक्ट करके मार के और उसके बाद उनको पिन लगा के उनके जो नेमिंग वगैरह है, जूलॉजिकल नेम वगैरह वो लिख के और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख के ऐसे इंसेक्ट बॉक्सेस में प्रिजर्व किया जाता है। तो ये टैक्सोनॉमिकल एड है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बचता है टैक्सोनॉमिक कीज, बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड है, उसकी बात करेंगे। तब तक आप ये लोग लिख लें, आप लोग। सो फ्रेंड्स, टैक्सोनॉमिक कीज, टैक्सोनॉमिक कीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा ये है कि ये किसी भी मतलब मैंने देखा अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं की को समझ नहीं पाते हैं। तो वो जो क्वेश्चन एक आता है, हालांकि हर साल नहीं आता, लेकिन जब भी आता है तो ज़्यादातर वो की के क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हैं, खासकर अगर उसमें डिवीजन, ब्रैकेटेड या इंडेंटेड की का क्वेश्चन है। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बुक से समझ में नहीं आता, मैंने देखा है स्कूल्स में सही से नहीं बताया जाता, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको कि समझा पाऊँ, मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाऊँ। टैक्सोनॉमिक कीज़, जैसे की होती किसी ताले कुंजी होती, तो टैक्सोनॉमिक की आइडेंटिफिकेशन की कुंजी है, आइडेंटिफिकेशन की है। वो टैक्सोनॉमिक टूल है, टैक्सोनॉमिक की, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज को करने के लिए हम बनाते हैं। जैसे एक ताला चाबी बनाने वाला जो चाबी बनाता है, वैसे टैक्सोनॉमिक कीज बनाई जाती है। ध्यान रखें, हर ताले की अलग चाबी होती है, बिल्कुल वैसे ही हर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम अलग अलग तरीके की की बनाते हैं। जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास सपोज प्लांट्स और एनिमल की है, तो प्लांट की आइडेंटिफिकेशन के लिए दोनों के बीच जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे सेल वॉल, अगर हमको एक एनिमल सेल है, एक प्लांट सेल है और हमें पता ना है डिफरेंस, तो हम एक की बना लेंगे, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट सेल है, सेल वॉल एब्सेंट तो। और अगर मान लीजिए मेरे पास 3 सेल है, एक प्लांट सेल है, एक फंगल सेल है, एक एनिमल सेल है, तो हमको फिर की का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। सेल वॉल प्रेजेंट,
सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल प्रेजेंट अगर है तो देन हमें देखना पड़ेगा सेलोजिक सेल वॉल और काइटिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा सेलोजिक सेल वॉल, तो सेल वॉल इफ एब्सेंट देन एनिमल सेल, सेल वॉल प्रेजेंट देन इफ द सेल वॉल इज सेलुलोजिक देन इट इज प्लांट सेल, एंड देन इफ द काइटिनस सेल वॉल इज प्रेजेंट देन फंगल सेल। तो आप दे रहे हैं छोटे से एक एक लाइन के लीड से, एक एक लाइन के क्वेश्चन से हम कैसे किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो टैक्सोनॉमिक कीज वही टूल है जिसको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ये एक एनालिटिकल स्कीम है, एन एनालिटिकल स्कीम यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। उनके बीच सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को देखते हुए हम एनालिटिकल, मतलब ये ऐसा नहीं हम खुद बनाते हैं एनालाइज करके, एनालिसिस करके, तो एनालिटिकल स्कीम है। कीज आर बेस्ड ऑन, अभी मैंने आपको बताया कुछ कैरेक्टर्स, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट बताया, तो दरअसल हमने क्या बनाया, एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बनाया, कंट्रास्ट, सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट, कंट्रास्ट हो गया। तो ये कंट्रास्टिंग एक पेयर ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो इन दोनों पेयर ऑफ कैरेक्टर को मिला के हम बोलेंगे कपलेट। तो कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। इन पेयर्स को कहते हैं कपलेट। ये हमको क्या देता है, ये कपलेट हमको क्या देता है, हमको दरअसल एक चॉइस देता है कि हम एक एक्सेप्टेंस करें, किसी एक चॉइस को एक्सेप्ट करें और दूसरे चॉइस को रिजेक्ट करें, फिर हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो इट रिप्रेजेंट्स अ चॉइस मेड बिटवीन टू ऑप्शंस, टू अपोजिट ऑप्शंस। ये अपोजिट लिखा हुआ है, टू अपोजिट ऑप्शंस रिजल्टिंग इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। एक को हम एक्सेप्ट करें और दूसरे को रिजेक्ट करें। जैसे सेल वॉल प्रेजेंट, हमने एक्सेप्ट कर लिया सेल वॉल प्रेजेंट और रिजेक्ट कर दिया सेल वॉल एब्सेंट। तो एनिमल सेल हमने रूल आउट कर दिया, सेल वॉल प्रेजेंट एक एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। हर स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। लीड किसका, लीड मतलब अगले क्वेश्चन, अगली चीज पे जाने के लिए। जैसे सेल वॉल प्रेजेंट हमने बोला, तो सेल वॉल प्रेजेंट ये हमको अगली लीड पे ले रहा कि हम अब या तो सेल फंगल सेल है या फिर प्लांट सेल है, एनिमल सेल तो रूल आउट हो गया, तो ये हमको अगली लीड पे ले जा रहा। तो यहां इस एक स्टेटमेंट को लीड कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जैसे हर ताले की अलग चाबी होती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही सेपरेट टैक्सोनॉमी कीज आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे क्लास के लिए किसी अलग है, ऑर्डर के लिए अलग है, क्लास के लिए, ऑर्डर के लिए, फैमिली के लिए, जीनियस, स्पीसीज, सबके लिए अलग अलग तरीके के हम टैक्सोनॉमिक कीज बनाते हैं, एनालिटिकल स्कीम बनाते हैं। ये दो तरीके के टैक्सोनॉमिक कीज होती हैं, एक ब्रैकेटेड की और दूसरी इंडेंटेड या यॉग्ड की। तो हम इंडेंटेड या यॉग्ड की को पहले देखें। इंडेंटेड या यहां पे मैं डेफिनेशन देख रहा हूं, लिखा हूं, ये डेफिनेशन आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन अगर हम यहां पर जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर से तब ये डेफिनेशन याद हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें, जब मैं ये एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इंडेंटेड या यॉग्ड कीज क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेट चॉइसेस देती है, हमें अल्टरनेट कैरेक्टर्स के चॉइस देती है, टू और मोर अल्टरनेट कैरेक्टर्स के सेपरेट चॉइसेस देती है, अल्टरनेट, ठीक है। और उनमें से हमको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको करेक्ट स्टेटमेंट या कैरेक्टर को हमको सेलेक्ट करना होता है इंडेंटेड की में। आपको समझ में बिल्कुल नहीं है, पेशेंस रखें, अभी क्लियर हो जाएगा। जबकि ब्रैकेटेड की में क्या होता है, ब्रैकेट इंडेंटेड की में अभी आगे आपको समझ में आएगा कि हम कैरेक्टर्स को सब डिवाइड करते जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहला कैरेक्टर सेल वॉल प्रेजेंट या सेल वॉल एब्सेंट, ये पहला कैरेक्टर था। अगर सेल वॉल प्रेजेंट देन सेल वॉल एब्सेंट देन एनिमल सेल। इफ सेल वॉल एब्सेंट देन इट लीड्स टू व्हाट, ये लीड किस पे ले जाता है, सेकंड नंबर के कैरेक्टर के। इसको सब सेकंड में डिवाइड किया, कौन क्या डिवाइड किया कि काइटिनस सेल वॉल है या सेलोजिक सेल वॉल, तो दरअसल इसने सब डिवाइड कर दिया। तो ब्रैकेटेड इंडेंटेड की में क्या होता है, कैरेक्टर्स आगे एक लीड आगे जाके दो में डिवाइड कर जाती है, सब डिवाइड कर जाती है। जबकि ब्रैकेटेड की में क्या करता है, वही कैरेक्टर को वो दो नंबर कर देता है। जैसे सब डिवाइड हुआ, सेल वॉल प्रेजेंट अगर है तो सब डिवाइड हुआ,
काइटिनस सेल वॉल या फिर सेलोजिक सेल वॉल। ब्रैकेटेड की क्या करेगा, ये कहेगा कि इफ सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट देन एनिमल सेल, और सेल वॉल प्रेजेंट देन इट लीड्स टू सेकंड लीड। वो सब डिवाइड नहीं करेगा, वो नंबर दे देगा, ब्रैकेट को मतलब नंबर को ब्रैकेट में देगा, बस केवल इतना ही डिफरेंस है। आपको लग रहा होगा एक ही चीज को बार बार बोले जा रहा हूं, क्या है, ध्यान रखें। ब्रैकेट क्या किया, ब्रैकेट आगे अपने आगे नंबर दे देता है कि दूसरी लीड क्या है, जबकि इंडेंटेड की क्या करता है कि कैरेक्टर को सब डिवाइड कर देता है, कैरेक्टर सब डिवाइड हो जाते हैं। मैंने अभी बताया, एग्जांपल अभी देखते हैं तो क्लियर आपको समझ में आएगा। डेफिनेशन ये है, द की डज नॉट सेपरेट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बाय सब डिवाइडिंग देम। अभी मैंने बोला डज नॉट subdivide them, does not separate contrasting character by subdividing them, but instead give them numbers in bracket। अभी मैंने बताया ब्रैकेटेड की, तो ब्रैकेटेड की ब्रैकेट नंबर देता है ब्रैकेट में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, आपको काफी सारी बुक्स में मिल जाएगा, ऑल्दो कोई समझाता नहीं है, देखने में लग रहा है कि ये क्या वाहियात चीज, इधर भी वही चीज इधर भी वही चीज लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे आप इस बात को। 6 वर्टिब्रेट हैं, फिश है, फ्रॉग है, स्नेक है, बर्ड है, बैट है एंड कैट है। इसमें से फिश सारे के सारे वर्टिब्रेट है, पीसेस का मेंबर है, फिशेस है, फ्रॉग एम्फीबिया, स्नेक रेप्टाइल, बर्ड तो एप्स बर्ड तो है ही, बैट और कैट दोनों मैमल्स हैं। इन 6 वर्टिब्रेट को हमको आइडेंटिफाई करना है, हमको मिल गया, हमको नहीं पता ये कौन क्या है, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम जाते हैं उन 6 के, उन फैमिली के इंपॉर्टेंट एक एक कैरेक्टर निकाल लेते हैं, एक एक दो दो कैरेक्टर। जैसे फिशेस का कैरेक्टर है, उनमें गिल्स होता है, भाई पानी में रहती तो रेस्पायर करने के लिए गिल्स होता है, जो कि बाकी किसी में नहीं मिलता, बाकी वर्टिब्रेट में, एम्फीबिया में नहीं मिलता। एम्फीबिया ऑल्दो एम्फीबिया के टैडपोल में मिलता है, लेकिन एडल्ट एम्फीबिया में नहीं मिलता, रेप्टाइल्स में नहीं मिलता। बाकी ध्यान रखिए, कैरेक्टर हमको ऐसा चूज करना है जो बाकी दूसरे में ना हो, केवल उसी में हो। तो एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स में गिल्स नहीं होता, जबकि फिशेस में होता है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एम्फीबिया में क्या होता है, एम्फीबिया रेप्टाइल्स, एम्फीबिया में मतलब जो फ्रॉग है, फ्रॉग में लिम्ड रेप्टाइल, लिम्ड एम्फीबिया है, उसके पैर होते हैं। स्नेक लिम्बलेस रेप्टाइल है। इसके बाद अगला है बर्ड, बर्ड विंग्स के लिए होता है, बर्ड विंग्स में हेल्प करते हैं। बर्ड्स में विंग्स होता है। इसके बाद बैट एंड कैट, ये दोनों मैमल्स हैं, और मैमल का कैरेक्टर है एक्सटर्नल ईयर पिनना, ये जो ईयर पिनना है इसका प्रेजेंट होना, ये कैरेक्टर है। तो उसके लिए अलग अलग की बनाई गई है, ये ब्रैकेटेड की है इधर, और इधर इंडेंटेड की। 2 कैरेक्टर, एक्सटर्नल ईयर अगर प्रेजेंट होगा तो मैमल होगा, ये हमें पता है, और मैमल हो बैट और कैट है। अगर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है तो ये हुआ, और बाकी सारे क्या हुए, और एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है तो क्या हो गया, प्रेजेंट है तो बैट एंड कैट हो गया, नहीं तो बाकी सब हुए। तो हमने 2 कैरेक्टर बना लिए, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट या प्रेजेंट, दोनों जगह ये रख लिया। बट ध्यान दें, ब्रैकेट इंडेंटेड की में ये कैरेक्टर सब डिवाइड होते जा रहे हैं। देखिए 1 2 में 2, फिर अगर विंग्स एब्सेंट है तो 3 में डिवाइड हुआ, 3 में सब डिवाइड हुआ, तीसरा चौथे में सब डिवाइड हुआ, सब डिवाइड होता जा रहा है ये। जबकि यहां पर क्या है, ये सब डिवाइड नहीं हो रहा है, बल्कि ये यहां क्या कर रहा है, ब्रैकेटेड की आगे, ब्रैकेटेड की मतलब आगे नंबर दे रहा। अगर मैं चाहूं तो ब्रैकेट लगा सकता हूं, आप चाहें तो लगा सकते हैं ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेटेड की आगे नंबर देता है। नंबर किसका, अगले कैरेक्टर का। यहां देखें अगले कैरेक्टर का, यहां देख रहे हैं अगले कैरेक्टर का नंबर दे रहा, ये सब डिवाइड नहीं कर रहा, जबकि इंडेंटेड की सब डिवाइड कर रहा। तो एक्सटर्नल ईयर अगर एब्सेंट है तो रेफर टू इंडेंटेड की क्या कहता है, सेकंड लीड पे जाइए। सेकंड लीड क्या है, विंग्स प्रेजेंट या विंग्स एब्सेंट। विंग्स अगर प्रेजेंट है तो जानते हैं बर्ड उड़ सकते हैं, तो विंग्स प्रेजेंट तो बर्ड हो गया, विंग्स एब्सेंट तो फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स उड़ नहीं सकते। तो विंग्स एब्सेंट तो रेफर टू, फिर थर्ड लीड, तीसरी लीड पे जाइए, इंडेंटेड की बात हो रही है, नंबर में देता है, तीसरे कैरेक्टर पे जाइए। तीसरा कैरेक्टर हमें पता है फिशेस में गिल्स होती हैं, तो गिल्स अगर प्रेजेंट है
तो थर्ड लीड क्या कहती है? थर्ड लीड है गिल्स का होना, तो गिल्स प्रेजेंट तो फिश, गिल्स एब्सेंट तो फोर्थ लीड पे जाइए। गिल्स एब्सेंट तो फोर्थ लीड क्या है? लिम्स। लिम्स अगर प्रेजेंट है तो फ्रॉग, ध्यान रखें फ्रॉग में लिम्स होते हैं जबकि स्नेक में लिम नहीं होते, और लिम्स एब्सेंट तो स्नेक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया। इंडेंटेड में क्या, और दूसरा एक्सटर्नल ईयर अगर एब्सेंट है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट एब्सेंट है तो ये हो गए, अगर प्रेजेंट है तो मैमल होगा। ध्यान रखें हमें मैमल में कौन सा पहचानने के लिए हमने रखा था? बैट एंड कैट। दोनों में क्या डिफरेंस है? बैट उड़ सकता है, कैट नहीं उड़ सकता। तो हमने एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट में पांचवा लीड जो बनाई, अपनी पांचवा कपलेट जो बनाया उसका नाम था विंग्स। अगर विंग्स प्रेजेंट है तो बैट और विंग्स एब्सेंट है तो कैट हो गया। इसमें नंबर ध्यान रखने की जरूरत है, ये हर लीड, हर कैरेक्टर अपनी अगली लीड का नंबर देता है, मतलब ब्रैकेटेड की में आगे नंबर दिए जाते हैं, जबकि इंडेंटेड की क्या करता है? उन्हीं कैरेक्टर को सब डिवाइड कर देता है। अगर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है तो सब डिवाइड किया, विंग्स प्रेजेंट या एब्सेंट है तो विंग्स प्रेजेंट तो बर्ड हो गया, विंग्स एब्सेंट तो फिर सब डिवाइड हो गया कि गिल्स प्रेजेंट है या नहीं, तो गिल्स प्रेजेंट है तो फिश, और गिल्स एब्सेंट है तो अगेन सब डिवाइड हो गया। 4 नंबर में गिल्स लिम्स एब्सेंट है तो स्नेक, और लिम्स प्रेजेंट है तो फ्रॉग। फिर अगला एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है तो अगेन मैमल ही होगा। तो विंग अगला सेकंड में सब डिवाइड हुआ, अगर पहला है तो सेकंड में सब डिवाइड हुआ, विंग्स प्रेजेंट या विंग्स एब्सेंट। विंग्स प्रेजेंट तो बैट, विंग्स एब्सेंट है तो कैट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, मतलब इंडेंटेड की में क्या करता है, जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो आगे जाके सब डिवाइड हो जाते हैं लीड, मतलब पहला है ये दूसरा लीड सब डिवाइड हो जाएगा, फिर दूसरा अगर प्रेजेंट है तो ठीक, एब्सेंट है तो सब डिवाइड हो जाएगा, एब्सेंट है तो ठीक, प्रेजेंट है तो सब डिवाइड हो जाएगा, ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा अल्टरनेट। जबकि ब्रैकेटेड की में सब डिवीजन नहीं होता, ये सब डिवाइड नहीं होते, ये अगली लीड को नंबर देता है, मतलब नंबर देता है लीड का। यही दोनों डिफरेंस है, यही एक छोटा सा डिफरेंस है। ऑल्दो दोनों सेम है, दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों का एक ही काम है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ब्रैकेटेड की और इंडेंटेड की समझ में आ गया होगा। ध्यान रखें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th के बच्चों को केवल यहां से लेके यहां तक केवल देख लें और 2 टाइप के की नाम देख लें तो ठीक है, बट आगे कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें। तो फ्रेंड्स, टैक्सोनॉमिक 8 में हमने अभी टैक्सोनॉमिक कीज देखी, और इस चैप्टर का लास्ट थोड़े बहुत जो मैनुअल्स, मोनोग्राफ जो पूछे जाते हैं नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, आपके यहाँ 1 मार्क्स में आ जाता है मैनुअल्स या मोनोग्राफ को डिस्क्राइब करना, फ्लोरा को डिस्क्राइब करना, तो वो 2-3 चीज़ें हैं, बस ये चैप्टर ख़त्म है। मैनुअल्स देख लेते हैं। मैनुअल्स क्या है? किसी भी स्पीसीज, एक एरिया में जितनी भी स्पीसीज हैं उनके नेम को का मैनुअल पूरा, जैसे मेन्यू होता है, नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये जरूरी है। तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट नीट के लिए, नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, ये वर्ड याद रखेंगे मैनुअल्स। ठीक है, इसके बाद आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ नाम ही में मोनो लगा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी एक टैक्सॉन पर ये इंफॉर्मेशन देता है, किसी एक टैक्सॉन पे। वो टैक्सॉन मैंने बताया था, टैक्सोनॉमिक रैंक ऑफ एनी ऑर्डर को टैक्सॉन कहते हैं। तो जीनस हो सकता है, किसी एक जीनस के बारे में सारे, या फैमिली हो सकता है। तो टैक्सॉन, सॉरी, मोनोग्राफ का मतलब होता है कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, बहुत इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन on any one taxon at a given time, like genus, family, etc. ये है मोनोग्राफ। और फ्लोरा, किसी भी जगह किसी गिवन एरिया में कैसा हैबिटेट है, वहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट कैसे हैं, यही है फ्लोरा। फ्लोरा मतलब कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट मतलब आवास जहां रहता है, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया, तो ये फ्लोरा है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक 8 के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म होता है लिविंग वर्ल्ड में। अगली क्लास से हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ओके, थैंक यू।